पूरी दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ महंगी या दुर्लभ ही नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेहद कीमती, बेहद खतरनाक या बेहद पवित्र होती हैं। इसीलिए आम लोग इनके पास जाना लगभग नामुमकिन होता है। इनमें से कुछ की सुरक्षा गार्ड्स और हाईटेक सेंसर्स द्वारा की जाती है। कुछ को तो पूरी सरकार और सैन्य बलों द्वारा भी सुरक्षित रखा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये चीजें हैं क्या? इस वीडियो में हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे जिन्हें लोग कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मक्का का ब्लैक स्टोन। इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण स्थान के बीचों बीच एक छोटा लेकिन बेहद पवित्र पत्थर है जिसे दसियों लाख लोग लंबे समय से देखने आते हैं। ये ब्लैक स्टोन या अल हज़र अल अस्वद है जो काबा के कोने में मस्जिद अल हराम में स्थित है, इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद। पत्थर बहुत बड़ा नहीं है। इसकी चौड़ाई लगभग 12 इंच के आसपास मानी जाती है। इसका रंग गहरा है और इसे चांदी के फ्रेम से घेरा गया है। हालांकि यह छोटा है, इसे दुनिया की सबसे अहम धार्मिक वस्तुओं में गिना जाता है। इस्लामी मान्यता है कि यह पत्थर स्वर्ग से आया है। कुछ मान्यताएं हैं कि यह पत्थर पहले सफेद था, लेकिन इंसानों के पापों से काला हो गया। कई मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी की शुरुआत में काबा के पुनर्निर्माण के समय इस पत्थर को रखा था। हर साल हज यात्रा के दौरान अलग अलग देशों से दसियों लाख मुसलमान मक्का आते हैं और तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक काबा के चारों ओर तवाफ चक्कर लगाना करना है। इसी कारण कई तीर्थयात्री तवाफ के दौरान ब्लैक स्टोन को छूने या चूमने का प्रयास करते हैं। और चूंकि हर साल वहां एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं, उस जगह पर सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। बीबीसी और अल जजीरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब का हज सुरक्षा ऑपरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनातियों में से एक है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व स्थल की रक्षा के लिए हजारों पुलिस, सैन्यकर्मी, निगरानी प्रणाली, ड्रोन और भीड़ नियंत्रण टीमें तैनात होती हैं। अपने इतिहास में ब्लैक स्टोन कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और इसके कुछ टुकड़े खो गए। इतिहास के मुताबिक 10वीं सदी में इसे एक चरमपंथी समूह ने चुरा लिया था और 20 साल से ज्यादा गायब रहने के बाद मक्का लौटाया गया। उस समय की क्षति के कारण आज ब्लैक स्टोन कई टुकड़ों में है जिन्हें सिल्वर फ्रेम में जोड़ा गया है। और भले ही हर साल लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं, ये अब भी दुनिया की सबसे सुरक्षित धार्मिक वस्तुओं में से एक है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं है। यह आस्था, इतिहास और नेटो की पहचान का हिस्सा है। यह दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नंबर 2, द होप डायमंड। पहली नजर में यह बस एक खूबसूरत नीला हीरा लगता है, लेकिन होप डायमंड दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे विवादास्पद रत्नों में से एक है। इसका आकार लगभग 45.5 कैरेट है। यह इतिहास में खोजे गए सबसे बड़े नीले हीरों में से एक है। आज इसे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वॉशिंगटन डीसी में देखा जा सकता है, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन हीरे की खूबसूरती ही इसकी प्रसिद्धि का कारण नहीं है। 300 से भी ज्यादा सालों से यह कहानी फैली हुई है कि इसमें बदकिस्मती या श्राप है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार यह हीरा सबसे पहले 17वीं सदी में भारत से मिला था, इससे पहले कि ये फ्रांस पहुंचे। बाद में यह फ्रांसीसी शाही आभूषणों का हिस्सा और फ्रांस के शाही परिवार की संपत्ति बन गया। 1792 की फ्रेंच क्रांति में यह हीरा चुरा लिया गया था और कई साल गायब रहने के बाद यूरोप में बदली हुई शक्ल में मिला, क्योंकि इसे काटकर छोटा कर दिया गया था। यहीं से इसके श्राप की कहानियां फैलने लगीं। कहा जाता है कि कुछ पूर्व मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, कुछ की जान गई और कुछ को गंभीर त्रासदियां झेलनी पड़ी। अक्सर किंग लुई 16वें और मैरी एंटोनेट का जिक्र होता है, जिन्हें फ्रांसीसी क्रांति में सिर कलम किया गया था। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार शराब की कहानी का बड़ा हिस्सा उस समय के मीडिया और ज्वेल डीलरों ने ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया था, ताकि हीरे को और ज्यादा मशहूर किया जा सके। आज भी कई लोग इसकी रहस्यात्मकता से आकर्षित होते हैं। 1958 में जूलर हैरी विंस्टन ने यह हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम को दान किया था। हैरानी की बात यह है कि इसे अमेरिका में साधारण ब्राउन पैकेज में आम डाक सेवा के जरिए भेजा गया था। आज इसकी सुरक्षा का स्तर बिल्कुल अलग है। ये मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास में है,
जिसमें मोशन सेंसर, कैमरे और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी दिन भर निगरानी करते हैं। इसके चारों ओर की रोशनी और तापमान नियंत्रित किए जाते हैं ताकि हीरे की स्थिति बनी रहे। इसकी सबसे अजीब खासियतों में से एक ये है, जब इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो यह अचानक चमकीली लाल रोशनी छोड़ता है, एक नीला हीरा जो अंधेरे में लाल रंग में चमकता है। और बहुत से लोगों के लिए जो इसे देखने आते हैं, यही वजह है कि ये और भी रहस्यमय लगता है। नंबर 3, द न्यूक्लियर फुटबॉल। दुनिया में एक ब्रीफकेस है जिसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। ये पैसे, सोने या किसी कंपनी के गुप्त दस्तावेजों से भरा नहीं है। इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो परमाणु युद्ध शुरू कर सकती है। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति का न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी सचेल कहा जाता है। ये भारी लेदर ब्रीफकेस है जिसे हमेशा एक सैन्य अधिकारी राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लेकर चलता है। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस, हवाई जहाज, मीटिंग, स्टेट डिनर या छुट्टियों में हों, ब्रीफकेस हमेशा उनके साथ रहता है। CNN और BBC की रिपोर्ट्स के अनुसार इसे ले जाने के लिए खास मिलिट्री एड्स को नियुक्त किया जाता है। उनको बहुत कड़ी बैकग्राउंड जांच, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सख्त सुरक्षा क्लियरेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उनका चयन होता है। इसे कोई साधारण सैनिक नहीं संभालता। वे हमेशा तैयार रहने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला होता है तो राष्ट्रपति के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट होते हैं। और यहीं पर न्यूक्लियर फुटबॉल का महत्व आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके अंदर सचमुच एक लाल बटन होता है जिससे तुरंत परमाणु मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन पूर्व सैन्य अधिकारियों और सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। कहा जाता है कि ब्रीफकेस में संचार उपकरण, प्रमाणीकरण कोड, आपातकालीन रिकॉर्ड, प्रक्रियाएं और पहले से तय सैन्य प्रतिक्रिया विकल्प होते हैं। ये परमाणु आपातकाल में राष्ट्रपति की मोबाइल कमांड प्रणाली है। अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी हिस्से से आदेश दे सकते हैं, चाहे विमान में हो, भूमिगत बंकर में या यात्रा के दौरान। सबसे हैरानी की बात है कि इसे रात में तिजोरी में नहीं रखा जाता। इसे लगभग पूरे समय राष्ट्रपति के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सैन्य सिद्धांत के अनुसार कोई भी परमाणु खतरा कभी भी आ सकता है और ऐसी स्थिति में कुछ घंटे और इंतजार करना काफी नहीं होता। इसलिए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के समय से ही 1962 की क्यूबा मिसाइल संकट के बाद ये अमेरिका की राष्ट्रपति सुरक्षा प्रणाली का स्थायी हिस्सा बन गया है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक समय था, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। अमेरिका सरकार को लगा कि राष्ट्रपति के पास तुरंत आदेश देने का तरीका होना चाहिए, चाहे वे कहीं भी हों। आज भी सैन्य सहायक रोज वो ब्रीफकेस साथ रखते हैं जो देखने में साधारण बैग जैसा है, लेकिन इसके अंदर ऐसे सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 4, कोका कोला की रेसिपी। दुनिया के सबसे मशहूर राज मिलिट्री, जासूसी या सरकारी हथियार नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की रेसिपी है। लेकिन द कोका कोला कंपनी के अनुसार कोका कोला का फॉर्मूला बिजनेस वर्ल्ड के इतिहास में सबसे कड़ी सुरक्षा वाले ट्रेड सीक्रेट्स में से एक है। ये 100 साल से भी ज्यादा समय से चर्चा का विषय रहा है और आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसके असली फॉर्मूले को सच में जानते हैं। अटलांटा, जॉर्जिया के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला में एक वॉल्ट है जिसमें कोका कोला की असली रेसिपी के दस्तावेज रखे जाते हैं। जब आप उस वॉल्ट को देखेंगे तो वो किसी हाई-फाई मूवी के सीन जैसा लगता है। मोटे स्टील के दरवाजे, हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम, कंट्रोल्ड एक्सेस एरिया और 24 घंटे निगरानी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ रेसिपी की ही नहीं, बल्कि रहस्य की भी हिफाजत करते हैं। कई दशकों से कोका कोला की मार्केटिंग का हिस्सा ये आइडिया रहा है कि ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे जानना लगभग नामुमकिन है। एक पुरानी कहानी है कि कभी सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव्स पूरी रेसिपी जानते थे और उन्हें एक ही फ्लाइट में यात्रा की अनुमति नहीं थी। कई बिजनेस एनालिस्ट्स मानते हैं कि ये सब कॉर्पोरेट मिथ हो सकता है ताकि ब्रांड की इमेज मजबूत हो, क्योंकि सच तो ये है कि कुछ फूड केमिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की मदद से इंग्रेडिएंट्स का एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सीक्रेट की अहमियत कम नहीं होती।
क्योंकि कोका कोला के लिए प्रोडक्ट की सफलता का बड़ा हिस्सा उसके पीछे की कहानी है, वो एहसास कि कोई रहस्य है जो सबको नहीं पता। और यही वजह है कि आज भी रेसिपी वॉल्ट के आसपास सिक्योरिटी बहुत सख्त है, सिर्फ फॉर्मूला की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक दौर की सबसे मशहूर बिजनेस लेजेंड्स में से एक को जिंदा रखने के लिए भी। नंबर 5, तूतनखामुन का मास्क। प्राचीन मिस्र से मिली तमाम दौलतों में एक चीज ऐसी है जिसे इतिहास में रुचि न रखने वाले लोग भी तुरंत पहचान सकते हैं। एक सुनहरा चेहरा जो युवा राजा फिरौन तूतनखामुन का अंत्येष्टि मुखौटा है। कई इतिहासकारों व पुरातत्वविदों के लिए ये साधारण प्राचीन वस्तु नहीं है, ये मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रमुख प्रतीक है। ये मास्क लगभग 11 किलोग्राम ठोस सोने से बना है और इसमें कीमती पत्थर जैसे लैपिस लाजुली, ऑब्सिडियन, फिरोजा और अन्य रंगीन सामग्री लगाई गई है जो इसे अनोखी बारीकी देती है। सबसे हैरानी की बात है कि इसकी उम्र 3000 साल से ज्यादा है। 1925 में हावर्ड कार्टर के अभियान ने इसे मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में खोजा था। ये सीधे तूतनखामुन की मम्मी पर उसकी कब्र के अंदर रखा गया था और जब से इसे खोजा गया है, ये आधुनिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक खोजों में से एक बन गया है। तूतनखामुन खुद बहुत कम उम्र में फिरौन बना और माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी जब वो अभी किशोर ही था। भले ही वो उस समय मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसकी कब्र सबसे प्रसिद्ध थी। ये उन कुछ कब्रों में से एक थी जो लगभग पूरी हालत में मिली थी और जिसे खजाना खोजने वालों ने ज्यादा लूटा नहीं था। मिलने वाली चीजों में सोने का मुखौटा सबसे खास बना, जिसे आज गीजा पिरामिड्स के पास ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में देखा जा सकता है। मिस्र सरकार के अनुसार ये म्यूजियम मिस्र के प्राचीन खजानों, खासकर तूतनखामुन के संग्रह की सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। मुखौटे की सुरक्षा काफी कड़ी है। यह क्लाइमेट कंट्रोल्ड बुलेट प्रूफ ग्लास केस में रखा है। प्रकाश, आर्द्रता व तापमान नियंत्रित रहते हैं ताकि हजारों साल पुरानी कलाकृति सुरक्षित रहे। गैलरी में विजिटर की आवाजाही भी सीमित है ताकि इसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ से कोई खतरा न हो। रॉयटर्स और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट अब ये मास्क किसी और देश को आसानी से उधार नहीं देगा क्योंकि पहले कई विवाद हो चुके हैं। मिस्र की कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में ले जाने पर मिस्र के लिए ये सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं है, ये उनके इतिहास का चेहरा है। ये खुद प्राचीन मिस्र का चेहरा है। नंबर 6, ट्यूरिन का कफन। इटली का एक प्राचीन कपड़ा आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धार्मिक विशेषज्ञों में बहस का विषय है। कुछ लोग इसे ईसाई धर्म की सबसे पवित्र अवशेषों में मानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार इसे मध्य युग में बनाया गया और इसे शराउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। ये एक लंबा लिनन कपड़ा है जिस पर एक घायल पुरुष की हल्की छवि है जो क्रूज पर चढ़ाए जाने से हुई चोटों से मिलती जुलती है। कहा जाता है कि उस छवि में कांटों के ताज जैसी चोटों के निशान दिखते हैं। इसी वजह से कई ईसाई मानते हैं कि यह यीशु का दफनाने वाला कपड़ा है जो क्रूज पर चढ़ाए जाने के बाद इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आज तक इसका कोई अंतिम जवाब नहीं मिला है कि यह असली है या नहीं। यह कपड़ा इटली के ट्यूरिन के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल में वेटिकन की देखरेख में रखा है। इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। यह एक विशेष सील किए गए केस में रखा गया है जिसमें तापमान नियंत्रित रहता है और आग, नमी और संदूषण से सुरक्षा मिलती है। इसका घेरा भी बुलेट प्रूफ है और आमतौर पर इसे हमेशा जनता को नहीं दिखाया जाता। कई बार इसे फिर से दिखाने में दशकों लग जाते हैं ताकि तीर्थयात्री और आगंतुक देख सकें। इसकी अहमियत का एक कारण है कपड़े पर बनी रहस्यमयी छवि। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह कोई साधारण पेंटिंग या आम चित्र नहीं है। कई वर्षों तक अलग अलग वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन करने की कोशिश की कि ये छवि कैसे बनी, लेकिन अब तक ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है जिसे सभी स्वीकार करें। 1988 में 3 प्रयोगशालाओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट किया। परिणामों में यह सामने आया कि कपड़ा मध्यकालीन काल में 13वीं सदी और 14वीं सदी के बीच का हो सकता है। इसी कारण कई संदेहवादियों ने कहा कि यह यीशु के समय का नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने इन निष्कर्षों का विरोध करते हुए कहा कि जांच के लिए लिया गया नमूना शायद कपड़े के उसी हिस्से से था जिसे पहले मरम्मत किया गया था। आज तक बहस अभी भी जारी है। कहानी और भी जटिल हो गई क्योंकि ये कई बार आग लगने से लगभग नष्ट हो गया था। 16वीं सदी में
एक बड़ी आग लगी थी जिसने कपड़े पर जलने के निशान और छेद छोड़ दिए जो आज भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद इसकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। 1997 में एक और आग उस चैपल में लगी जहां इसे छुपा कर रखा गया था। रिपोर्टों के मुताबिक एक फायर फाइटर ने भारी हथौड़े से सुरक्षात्मक कांच तोड़ा ताकि रेलिक को आग से पहले बचाया जा सके। उस घटना के बाद शेरॉट की फायर प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई और आज तक ये दुनिया के सबसे ज्यादा बहस किए जाने वाले धार्मिक अवशेषों में से एक बना हुआ है। क्योंकि आज इंसान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। नहीं। 7. इंग्लैंड के क्राउन ज्वेल्स। लंदन के एक पुराने किले के अंदर गहनों और शाही खजानों का एक संग्रह है जिसकी सुरक्षा किसी सैन्य अड्डे की तरह की जाती है। यही यूके के क्राउन ज्वेल्स हैं। इन्हें टावर ऑफ लंदन में देखा जा सकता है जो 900 सालों से इंग्लैंड के इतिहास का हिस्सा रहा एक प्राचीन किला है। लंबे समय तक ये जगह एक महल, जेल, फांसी स्थल और सैन्य किला रही है, लेकिन अब ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शाही खजानों में से एक को रखने की जगह है। क्राउन जूल संग्रह में ताज, तलवारें, राजदंड आदि शामिल हैं जिन्हें ब्रिटेन के राजा या रानी के राज्याभिषेक में प्रयोग किया जाता है। साधारण भाषा में ये ब्रिटिश राजशाही की शक्ति दर्शाते हैं और बीबीसी और रॉयटर्स की रिपोर्टों के अनुसार पूरे संग्रह का अनुमानित मूल्य अरबों पाउंड है। लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है इंपीरियल स्टेट क्राउन। ये बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ है। हजारों हीरे, पन्ना, नीलम, मोती और दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध रत्न इसमें लगे हुए हैं। इसमें कुलिनन 2 डायमंड है जो ब्रिटिश क्राउन के बड़े पॉलिश्ड हीरो में है। इससे बड़ा कुलिनन 1 डायमंड सॉवरन के राजदंड में है। वो पत्थर इतिहास में बनाए गए सबसे बड़े क्लियर कट हीरो में से एक है। इनकी अत्यधिक कीमत और महत्व के कारण लंदन टावर में सुरक्षा बहुत कड़ी है। यहाँ मोटे स्टील के दरवाजे, बमरोधी दीवारें, उन्नत अलार्म सिस्टम और बुलेट रोधी डिस्प्ले केस लगे हुए हैं। मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि प्रसिद्ध ह्यूमन वार्डर्स या बीफीटर्स गार्ड्स भी सुरक्षा करते हैं। ये वही गार्ड्स हैं जिन्हें टूरिस्ट लाल काली यूनिफॉर्म में देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेरेमोनियल गार्ड्स नहीं हैं। इनमें से अधिकतर पहले ब्रिटिश सेना के वरिष्ठ सदस्य थे जिन्होंने टावर की सुरक्षा के लिए चुने जाने से पहले लंबी सेवा की है। और क्राउन ज्वेल्स के लंबे इतिहास में इन्हें कई बार चुराने की कोशिश भी की गई है। सबसे मशहूर घटनाओं में से एक 17वीं सदी में हुई थी। कर्नल थॉमस ब्लड नामक आदमी ने ज्वेल हाउस में घुसने के लिए पादरी का वेश बनाया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने क्राउन ज्वेल्स चुराने की कोशिश की और भागते वक्त ताज को बैग में डालने के लिए उसे पीटा। वे दूर जाने से पहले पकड़े गए। हैरानी की बात है कि किंग चार्ल्स द्वितीय ने उसे मौत या उम्रकैद देने के बजाय माफ कर दिया। आज भी यह इतिहासकारों के लिए रहस्य है। आज तक कई इतिहासकारों के लिए ये अब भी एक रहस्य है। वर्तमान में हर साल लाखों पर्यटक क्राउन ज्वेल्स को देखने के लिए आते हैं। कई शताब्दियां बीतने के बाद भी ये ब्रिटिश राजशाही का प्रमुख प्रतीक बना हुआ है। नंबर 8, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में एक पुराना दस्तावेज है जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि कई अमेरिकियों के लिए उनके देश की शुरुआत है। यह यूनाइटेड स्टेट्स की असली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। यह दस्तावेज ही वो आधिकारिक घोषणा थी जिसने 1776 में 13 अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटेन के शासन से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति यहीं लिखी गई जो इंसानों की समानता पर है। आज ये वॉशिंगटन डीसी की नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग में अमेरिका के संविधान और बिल ऑफ राइट्स के साथ प्रदर्शित है। अमेरिका सरकार के लिए ये दस्तावेज बेहद अहम है क्योंकि इन्हीं पर उनके देश और कानून की नींव है। और चूंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था लगभग किसी साइंस लैब जैसी है। ये एक खास सील किए गए केस में रखा गया है जो मजबूत धातु से बना है और उसके अंदर नियंत्रित वातावरण है। उस एनक्लोजर के अंदर साधारण हवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेशनल आर्काइव्स के अनुसार अंदर आर्गन गैस है क्योंकि यह पर्चमेंट और स्याही के लिए सुरक्षित है। ह्यूमिडिटी, तापमान और वायु दबाव नियंत्रित किए जाते हैं
ताकि दस्तावेज जल्द खराब न हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रात में क्या होता है। नेशनल आर्काइव्स बंद होने पर दस्तावेजों को हाइड्रोलिक सिस्टम से भूमिगत वॉल्ट में ले जाया जाता है। वो वॉल्ट आग और बम प्रतिरोधी व बेहद मजबूत है। सीधे कहे तो ये अमेरिका के अहम दस्तावेजों के लिए बंकर जैसा है। सुबह होते ही उन्हें फिर ऊपर लाया जाता है ताकि जनता देख सके। पूरे भवन में सुरक्षा कड़ी है। वहां सशस्त्र संघीय अधिकारी, मोशन सेंसर, पर्यावरण निगरानी प्रणाली और आगंतुकों के लिए एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा जांच होती है। लेकिन घोषणा की सुरक्षा हमेशा इतनी व्यवस्थित नहीं थी। शुरुआती समय में अमेरिका में युद्ध और संकट के दौरान इसे कई जगहों पर बार बार स्थानांतरित किया गया। 1812 के युद्ध में इसे छुपाया गया था जब ब्रिटिश सेना वॉशिंगटन जला रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इसे फोर्ट नॉक्स, केंटकी ले जाया गया संभावित हमले से बचाने के लिए। लगभग 250 वर्षों में इसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद आज भी इस दस्तावेज पर लिखे गए पत्र और हस्ताक्षर का बड़ा हिस्सा पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के लिए इसकी कड़ी सुरक्षा का संदेश साफ है। वे नहीं चाहते कि उनके इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक खो जाए। नंबर 9, मोनालिसा इस सूची की सभी वस्तुओं में से इसे पहचानना सबसे आसान है। एक महिला, एक हल्की सी मुस्कान और एक पेंटिंग जिसे दुनिया के लगभग सभी लोगों ने सुना है। ये लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा है। इसे पेरिस, फ्रांस के लोवर म्यूजियम में देखा जा सकता है। लेकिन जब कई पर्यटक इसे देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया होती है, ये तो छोटी है। सच में ये उतनी बड़ी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये पेंटिंग म्यूजियम की बाकी कलाकृतियों से छोटी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे सुरक्षित पेंटिंग्स में से एक है। इसके पीछे 10 बुलेट प्रूफ ग्लास है, नियंत्रित तापमान और नमी है ताकि पुरानी पेंटिंग खराब न हो, बैरियर्स हैं ताकि लोग ज्यादा पास न जा सकें, कैमरे हैं, गार्ड्स हैं, और क्योंकि हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, इसके आसपास भीड़ पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। लेकिन इतनी सख्ती क्यों? ये बार बार चोरी और हमले का शिकार रही है। 1911 में मोनालिसा लूव्र से चुरा ली गई थी। इसे चुराने वाला वो थे विंचेंजो पेरुजिया, एक इतालवी मजदूर जिन्होंने पहले वहां काम किया था। उन्होंने मोनालिसा को लूव्र से चुरा लिया। इसे विंचेंजो पेरुजिया ने चुराया था, जो पहले म्यूजियम में मजदूर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पेंटिंग निकाल ली थी। ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पेंटिंग को दीवार से हटाया, उसे छुपाया और म्यूजियम से बाहर ले गए। ये पेंटिंग 2 साल से भी ज्यादा समय तक गायब रही, और जब तक ये गायब रही, मोनालिसा और भी ज्यादा मशहूर हो गई। जिस दीवार पर यह पहले टंगी थी, वहां भी लोग देखने आते थे। बाद में पेरुजिया पकड़े गए जब उन्होंने पेंटिंग इटली ले जाकर बेचने की कोशिश की। मोनालिसा को लोवर म्यूजियम में वापस लाया गया, लेकिन उसके बाद से दुनिया की नजरों में इसका दर्जा ही बदल गया। यह सिर्फ एक मशहूर पेंटिंग नहीं रही, ये एक ग्लोबल आइकन बन गई। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। 1956 में एक आदमी ने पेंटिंग पर एसिड फेंका। उसी साल एक और व्यक्ति ने पत्थर फेंका और पेंटिंग के एक छोटे हिस्से को नुकसान पहुंचाया। उन घटनाओं के बाद मोनालिसा की सुरक्षा बढ़ाई गई और उसे खास कांच से ढक दिया गया। 2009 में एक विजिटर ने पेंटिंग पर सिरेमिक मद फेंका, लेकिन वो सिर्फ सुरक्षा कांच से टकराया। 2022 में एक आदमी ने कांच पर केक लगा दिया। कहा गया कि यह जलवायु परिवर्तन के विरोध में था। पेंटिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संदेश साफ था। जैसे जैसे कोई चीज मशहूर होती है, लोग उसके पास आकर उसे छूना या उसके सामने सीन बनाना चाहते हैं। अब मोनालिसा अपनी शोहरत में कैद हो गई है। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि अनमोल वस्तु है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसका मतलब है, अगर ये खो गई या क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फोटो, नकल या डिजिटल कॉपी भी काफी नहीं है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी और 500 साल से भी पुरानी है। ये असली दौर की असली चीज है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है। सिर्फ इसकी कीमत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक ही है। और अगर मोनालिसा खो जाती है, तो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं खोएगी, कला के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक खो जाएगा। नंबर 10, द स्टार ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क का बेहद खूबसूरत पत्थर है, जो एक शर्मनाक म्यूजियम चोरी के कारण और मशहूर हुआ। यही स्टार ऑफ इंडिया है। यह बड़ा स्टार नीलम न्यूयॉर्क सिटी के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में है, जिसका वजन 563 कैरेट से ज्यादा और आकार
लगभग गोल्फ बॉल जितना है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो पत्थर की सतह पर एक 6 नुकीला तारा जैसा चिन्ह उभर आता है। ऐसा लगता है जैसे एक तारा है जो रोशनी के बदलने पर हिलता डुलता है। यही वजह है कि इसे स्टार नीलम कहा जाता है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार स्टार ऑफ इंडिया उनके संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण रत्नों में से एक है। माना जाता है कि यह श्रीलंका से आया है, जो अपनी खूबसूरत नीलमों के लिए प्रसिद्ध है। 1900 में वित्तपति जेपी मॉर्गन ने इसे म्यूजियम को दिया, लेकिन 1964 में एक चोरी हुई जिसने अमेरिका के कई म्यूजियमों की सुरक्षा को बदल दिया। जैक मर्फी उर्फ मर्फ द सर्फ समेत चोरों के एक समूह ने रात में म्यूजियम में घुसपैठ की। ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार वे एक असुरक्षित खिड़की से अंदर गए। इससे भी बुरा, जेम हॉल के कुछ अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वे अंदर घुस पाए, स्टार ऑफ इंडिया चुरा लिया और कुछ और कीमती रत्न भी ले गए। न्यूयॉर्क के इतने बड़े म्यूजियम के लिए यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि रत्न चुराया गया था, बल्कि इसलिए भी कि चोरी करने का तरीका बहुत ही आसान लग रहा था। ऐसा लगा कोई आदमी घर में घुसा, क्योंकि आपने खिड़की खुली छोड़ी थी, लेकिन संदिग्ध जल्दी पकड़ लिए गए। आखिरकार स्टार ऑफ इंडिया मियामी के बस स्टेशन के लॉकर से मिला। अच्छी बात यह रही कि पत्थर सुरक्षित था। जब ये म्यूजियम लौटा, सब कुछ बदल चुका था। अब कांच का केस मजबूत, अलार्म बेहतर, ज्यादा कैमरे और पूरे रत्न हॉल के आसपास सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त थी। अब ये म्यूजियम में शांतिपूर्वक प्रदर्शित है, लेकिन इसकी कहानी पूरे म्यूजियम जगत के लिए बड़ा सबक बन गई है। कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, एक छोटी सी लापरवाही से सुरक्षा बेकार हो जाती है।